बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। रूस और यूक्रेन की जंग में हर रोज आक्रामक हमले हो रहे हैं। रात में रूस ने दावा किया कि उसने यूक्रेन के कई ड्रोन को हमला करने से रोक दिया, लेकिन सुबह सुबह ही रूस के 2 शहरों में ड्रोन का एक अटैक हुआ और एक अटैक तो ऐसा था जो अमेरिका में हुए 9/11 के हमले के बिल्कुल जैसा था। रूस में एक ऊंची इमारत पर ड्रोन से एक ऐसा हमला हुआ जिसने 23 साल पहले अमेरिका में हुए सबसे बड़े आतंकी हमले की याद दिला दी। बस अंतर यह है कि वो एक आतंकी हमला था और ये रूस के मुताबिक यूक्रेन का हमला था। 9/11 की घटना में एक पैसेंजर प्लेन का इस्तेमाल किया गया था जो हवा में उड़ते हुए आया और न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड टावर से टकरा गया। ठीक वैसे ही रूस के सारातोव में एक घटना का जो वीडियो किसी ने अपने कैमरे पर शूट किया, उसमें दिख रहा है कि एक ड्रोन हवा में उड़ते हुए आता है और सारातोव की सबसे ऊंची इमारत से टकरा जाता है। यह हमला खतरनाक था, कुछ भी हो सकता था, लेकिन सारातोव रीजन के गवर्नर के मुताबिक इस हमले में इमारत को थोड़ा नुकसान पहुंचा है। इमारत के नीचे खड़ी करीब 20 कारों को नुकसान पहुंचा है। 2 लोग इस हमले में घायल हैं। रूस का दावा है कि यूक्रेन ने इस हमले को अंजाम दिया। यह हमला 9/11 के अटैक जैसा था। हमला 38 मंजिला वोल्गा स्काई रेजिडेंट बिल्डिंग पर हुआ। घटना के वीडियो में दिख रहा है कि बिल्डिंग के बीच में एक ड्रोन जा टकराया। ड्रोन की टक्कर से आग की लपटें उठी, साथ ही एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। जिसने ड्रोन की टक्कर का वीडियो बनाया, उसकी आवाज में डर का एहसास था। रूस का दावा है कि यूक्रेन के ड्रोन का निशाना एंगल्स मिलिट्री एयरफील्ड था। रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने कई ड्रोन मार गिराए। एक ड्रोन एयरफील्ड से 12 किलोमीटर पहले बिल्डिंग से टकराया। सारातोव की सबसे ऊंची बिल्डिंग से टकराया ड्रोन। एक और ड्रोन एंगल्स शहर में एक बिल्डिंग से टकराया। रूस पर पिछले दिनों में हुए हमलों में ये एक बड़ा हमला है, क्योंकि यूक्रेन के ड्रोन एंगल्स मिलिट्री एयरफील्ड के पास पहुंच गए, जहां रूस के Tu-95 MS बॉम्बर तैनात हैं। ये वो बॉम्बर हैं जो यहां से उड़ान भरते हैं और यूक्रेन में मिसाइल और बमों से हमले को अंजाम देते हैं। रूस का एंगल्स मिलिट्री एयरफील्ड यूक्रेन और रूस की सीमा से 900 किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी यूक्रेन के ड्रोन अलग अलग दिशा से एंगल्स मिलिट्री एयरफील्ड के नजदीक पहुंच गए। इससे पहले रात में यूक्रेन की ओर से लॉन्च किए गए 20 ड्रोन को रूस ने मार गिराने का दावा किया था और अगली सुबह ही रूस के 2 शहरों में ड्रोन से हमले हो गए। रूस के मुताबिक उनके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के उपकरणों ने यूक्रेन की ओर से किए गए ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया और नाकाम ड्रोन ही बिल्डिंग से टकरा गए, जिससे बिल्डिंग में बड़ा सा छेद हो गया और 2 लोग जख्मी हो गए। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के लिए 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर के प्रस्तावित अधिग्रहण के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को टेंडर जारी कर दिया। प्रचंड हेलीकॉप्टर के जरिए भारत डिफेंस सेक्टर में अपने आत्मनिर्भर अभियान को और ज्यादा मजबूत करेगा। तबाही मचाने आ रहा है प्रचंड। खासियत जान पाकिस्तान परेशान। प्रचंड के आगे नहीं चलेगी चीन की चालाकी। भारतीय सेना और वायुसेना को जल्द ही हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड मिलने वाले हैं। ये दुनिया का एकमात्र लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जो 5000 मीटर की ऊंचाई पर उतरने और उड़ान भरने की क्षमता रखता है और इसे सियाचिन और पूर्वी लद्दाख जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में आसानी से तैनात किया जा सकता है।
प्रचंड हेलीकॉप्टर हवा से जमीन और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें दागने में भी सक्षम है। इसे नई ध्रुवास्त्र जैसी हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों से भी लैस किया जा रहा है, जो ऊंचाई के साथ साथ अन्य इलाकों में दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर सकती है। हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर के जरिए धीमी रफ्तार से मूव कर रहे टारगेट को तबाह करने और दूर उड़ रहे विमानों पर नजर रखने का काम भी किया जा सकता है। जंगल और शहरी हालात में उग्रवाद विरोधी अभियानों में प्रचंड की मदद ली जा सकती है। खोज और बचाव ऑपरेशन के लिए भी ये हेलीकॉप्टर बेहतरीन है। प्रचंड पैदल चलने वाली सेना और कवच वाले हेलीकॉप्टर दोनों से निपटने के काबिल है। यह हेलीकॉप्टर ऊंचाई पर मौजूद टारगेट पर सटीक हमला कर सकता है। इसके अलावा ऊंचाई पर मौजूद बंकरों को नष्ट करने की काबिलियत भी हेलीकॉप्टर के पास है, जिससे जमीनी सेना को मदद मिलती है। इजरायल में रविवार सुबह की शुरुआत धमाकों के साथ हुई। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों से इजरायल के कई इलाके कांप उठे हैं, लेकिन इजरायल के आयरन डोम में हिजबुल्लाह के मंसूबों पर पानी फेर दिया। अब बारी इजरायल की है। सागर में आया खूनी उबाल। तेल अवीव से बेरूत तक बरसा बारूद। बड़ा फुटा हिजबुल्लाह का उस्ताद। पिछले 48 घंटों में उत्तरी इजराइल और दक्षिणी लेबनान का इलाका ज्वालामुखी की तरह धधक रहा है। 48 घंटे के अंदर हजारों की संख्या में रॉकेटों से हमले हुए हैं। आसमान से हजारों टन बारूद बरसाए गए हैं। बमों की ऐसी बारिश पिछले साल अक्टूबर में हमास के साथ शुरू हुए युद्ध के बाद पहली बार उत्तरी इजराइल और दक्षिणी लेबनान में इतने बड़े हमलों को अंजाम दिया गया। बमों की ऐसी बारिश पिछले साल अक्टूबर में हमास के साथ शुरू हुए युद्ध के बाद पहली बार उत्तरी इजराइल और दक्षिणी लेबनान में इतने बड़े हमलों को अंजाम दिया गया। हिजबुल्लाह ने रविवार को सुबह सुबह इजराइल पर सैकड़ों रॉकेट और ड्रोन दागे, जबकि इजराइल की सेना ने कहा कि उसने एक बड़े हमले को विफल करने के लिए लेबनान पर करीब 100 जेट विमानों से हमला किया। 10 महीने से ज्यादा समय से चल रहे युद्ध में ये सबसे बड़े हमले थे। सुबह के वक्त आसमान में मिसाइलें देखी गई। उत्तरी इजराइल में हवाई हमले के सायरन बजने लगे, लेकिन इतनी ज्यादा संख्या में रॉकेट से हमले हुए थे कि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गए। इजराइल ने अपने फाइटर जेट से दक्षिणी लेबनान पर कहर बरपा दिया, लेकिन युद्ध का ये स्वरूप और ज्यादा बढ़ने वाला है। एक तरफ इजराइल में इमरजेंसी लागू करनी पड़ी है और नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है कि लेबनान में जो हुआ है वो ईरान में भी हो सकता है। यानी जिस हिजबुल्लाह को कथित तौर पर ईरान से बारूद मिलता है, अब इजराइल इस जंग को उस ईरान तक ले जाने के मूड में है। नेतन्याहू के इस ऐलान के बाद भी हिजबुल्लाह रुकने वाला नहीं है। हजारों लॉन्च पैड तबाह होने के दावों के बाद भी लेबनान से ऑपरेट करने वाले हिजबुल्लाह के कमांडर ने ऐलान किया है कि इजराइल को किसी तरह की माफी नहीं मिलने वाली। इजराइल के हमलों से बेरूत तक खलबली। नसरल्लाह का ऐलान, होगा बड़ा घमासान।
रविवार की सुबह जब उन 320 कत्यूशा रॉकेट को लेबनान की धरती से दागा गया और इजराइल में 11 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, उसके ठीक बाद हिजबुल्लाह के कैंप में जश्न मनाया जाने लगा। लेबनान में एक अज्ञात जगह पर हसन नसरुल्लाह ने ऐलान किया कि यह बदले की कार्रवाई थी और यह एक्शन इसलिए जरूरी था क्योंकि इलाके में जो इक्वेशन है उसका बैलेंस रहना जरूरी है। رغم احنا للالفات كنا جاهزين بعد تشييع السيد محسن، كنا جاهزين شبابنا وسلاحنا وخطتنا وكل شيء، كان عندنا تفصيل معين انه اي من الاهداف اللي هلا حاحكي عنها بدنا ننقيه، بس كنا جاهزين. تأخير اولا हसन नसरल्लाह का यह ऐलान इजराइल पर आग बनकर बरसा। इसके पीछे की कहानी करीब 25 दिन पुरानी है। 25 दिन पहले इजराइल और अमेरिका के एक मोस्ट वांटेड आतंकवादी और हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर हज मोहसिन उर्फ फुआद शुक्र को बैरूत में बम से उड़ा दिया गया था। उसी की फोटो लगाकर नसरल्लाह ने भाषण दिया, जिसे हिजबुल्लाह के जरिए नियंत्रित किए जाने वाले लेबनानी टीवी चैनल अल मना टीवी पर प्रसारित किया गया। नसरल्लाह ने कहा कि हिजबुल्लाह को अपने कमांडर की हत्या का बदला लेना था, लेकिन इस बदले को बड़ा बनाने और सटीक अंजाम तक पहुंचाने के लिए इंतजार करना था। وأحد أسباب الركض الأمريكي المنافق هو الخشية من رد محور المقاومة وتداعيات الردود والذهاب إلى حرب إقليمية ومشاكل. بلشوا يحكوا انه في وقف العدوان ووقف اطلاق نار وطولوا بالكم الى اخره. بالحقيقه نحن تريثنا. जिस कमांडर मोहसिन की मौत का बदला लेने के लिए नसरल्लाह ने 320 रॉकेट से इजराइल पर हमलों को अंजाम दिया, उस कमांडर मोहसिन के पास ही हिजबुल्लाह के रॉकेट रेजिमेंट की कमान थी और मिसाइल से सटीक हमलों में वो माहिर था। नसरल्लाह का प्लान 6000 रॉकेट से हमला करने का था, लेकिन जिस समय अमेरिका और इजराइल हमास के साथ युद्ध विराम के एग्रीमेंट पर काम कर रहे थे, उस वक्त हिजबुल्लाह ने ऑपरेशन मोहसिन को अंजाम दिया और इजराइल पर 10 महीनों में सबसे बड़े हमले को अंजाम देकर हालात ऐसे कर दिए कि इजराइल को 48 घंटों के लिए देश में इमरजेंसी लागू करनी पड़ी। طبعا لم نقل لأحد أننا سنتريث، ولكن حقيقة الأمر أننا تريثنا حتى نعطي الفرصة لهذه المفاوضات، لأنه نحن هدفنا أساسا من كل هذه الجبهة ومن كل هذه الدماء وكل هذه التضحيات. रविवार को सैयद हसन नसरल्लाह का यह भाषण पूरे लेबनान में प्रसारित किया गया और बड़ी संख्या में लेबनान के लोगों ने नसरल्लाह के भाषण को सुना। लेबनान में नसरल्लाह का यह भाषण क्यों अहम है, इसे इसी से समझिए कि नसरल्लाह ने जब भाषण दिया तो लेबनान के लोगों के जहन में इजराइल के लिए गुस्सा बढ़ता चला गया और हिजबुल्लाह चीफ की बातें उन्हें गजा से जोड़ देती हैं। دائما كلام السيد بيعطي معنويات وبيعطي ثقة لجمهور المقاومة ولكل الناس الوطنيين، مش بس لجمهور المقاومة. كلام مريح وواقعي وفي حس وطني كبير. اليوم قال للناس كلها نحن ما بنسكت عن حقنا لأنه رضينا هيك، ونحن بهالحرب حتى وقف الحرب على غزة، ونحن جنبنا المدنيين لأنه قيمنا وأخلاقنا وشيمنا بتتجنب المدنيين، ورح نضل نتجنب المدنيين. ما عندنا إلا أهداف عسكرية، والعين بالعين والسن بالسن والبدي قصدا. उधर हिजबुल्लाह ने इजराइल के उन दावों को खारिज कर दिया है जिसमें इजराइल ने दावा किया है कि उसने हिजबुल्लाह के हजारों लॉन्च पैड को तबाह कर दिया है। यानी हिजबुल्लाह अभी भी आने वाले समय में अपने कमांडर की मौत का बदला लेने के लिए नए हमलों को अंजाम दे सकता है, लेकिन इसकी तैयारी के लिए एक बार फिर उसे वक्त चाहिए होगा, जबकि इजराइल को सोचना नहीं है। नेतन्याहू की सेना के गोदाम में बारूद ही बारूद है और वो सिर्फ एक इशारे पर लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किसी भी वक्त बरस सकते हैं। We are determined to do everything possible to protect our country, to return the residents of the North safely to their homes, and to continue to uphold a simple rule: whoever harms us, we harm him. रविवार को हुए हमले ऐसे समय में हुए जब गाजा में लड़ाई रोकने के लिए आखिरी कोशिश के तहत काहिरा में फिर से बैठक हो रही थी।
वहीं अमेरिका से व्हाइट हाउस का बयान आया कि राष्ट्रपति जो बाइडेन इलाके में हो रही घटनाओं पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन जो बाइडेन के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और मौजूदा राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि कहीं ये जंग तीसरे विश्व युद्ध की ओर न पहुंच जाए। मध्यपुर में हमारे लिए कौन बातचीत कर रहा है? हर जगह बम गिर रहे हैं। स्लीपी जो कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर सो रहे हैं, जिन्हें डेमोक्रेट्स ने जबरन बाहर कर दिया है, और कामरेड कमला अपने बहुत ही बुरे उपराष्ट्रपति उम्मीदवार टेम्पो टिम के साथ बस यात्रा कर रही हैं। कहीं तीसरा विश्व युद्ध ना हो, क्योंकि हम वहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम वहीं जा रहे हैं। वहीं नसरल्ला ने ऐलान किया है कि हिजबुल्लाह के रविवार के हमले ने गाजा में युद्ध विराम के लिए एक मौका तैयार किया है। वहीं आईडीएफ ने ऐलान किया है कि लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने अभी भी उनके निशाने पर है और उत्तरी इजराइल में नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए इजरायली सेना किसी भी हद तक जा सकती है।